अब यहाँ पे दो चीज़ें थी, एक तो ब्लॉक्ड अकाउंट का जुगाड़ नहीं था उस टाइम पे, लोएफाना से मेरे को रिजेक्शन मिला था ना। वो देखो एडमिशन टाइप्स होते हैं, एंड से फ्राई और ओट्स एंड से। मेरा आ गया वीज़ा ऑफिसर 4 के पास ना। 1.5 हफ्ते के अंदर मैंने आइल्स की तैयारी करी। मेरा करियर मार्केटिंग में चल रहा था और मैंने अपना बैचलर CS में किया हुआ था। अबे एक सेकेंड, वहां तो उड़ के जाना पड़ेगा और मेरे को लगता है डर फ्लाइट से शुरू करते हैं ना। हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग? व्यू बहुत ही कमाल का है हम लोग तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं जर्मनी कैसे आया। जो लोग नए हैं उन लोगों को बता दूं, मैं BTU यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, मास्टर्स इन AI कर रहा हूँ। यहाँ से मेरा अभी 2nd सेमेस्टर चल रहा है और मैं 7 अक्टूबर 2025 को जर्मनी लैंड हुआ था। अभी मुझे 1 साल नहीं हुआ पूरा और मैं कोटबस शहर में यूनिवर्सिटी, ये देखो कितना प्यारा खूबसूरत शहर है ये। मैं आप लोगों को पहले अपना बैकग्राउंड बताता हूँ। तो मेरा बैचलर 2022 में ख़त्म हुआ था। मैंने DHS सुपर यूनिवर्सिटी से किया था अपना बैचलर्स कंप्यूटर साइंसेस में। मेरी GPA 2.84 थी। 71% बनती है ये इंडियन इक्विवेलेंट, क्योंकि इंडियन फॉलोअर्स भी हैं अपने यार, तो 7.1 बनता है ये, ठीक है। उस टाइम जब मैं ग्रेजुएट हुआ था, उस टाइम मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा जर्मनी जाके पढ़ूंगा मास्टर्स। नहीं भाई, अपने माइंड में क्या था कि अभी बाहर जो पढ़ने के लिए जा रहा है, यहाँ तो वो बहुत ही पढ़ने वाला बच्चा है, यहाँ बहुत ही पैसा है उसके। अपने पास तो भाई आप लोगों को GPA पता है, मैं इतना को पढ़ाकू बच्चा नहीं था और पैसा तो वैसे भी नहीं था। मैंने बोला भाई ये तो ऑफ सीन है यार, नहीं। लेकिन फिर 2023 आया और 2023 में जब माइंड बना कि यार बाहर निकलने का सीन विन हो सकता है, देखते हैं। कुछ मैंने वीडियोस वगैरह देखी थी यूट्यूब के ऊपर, तो वैसा मोटिवेशन आना शुरू हो गया। मैंने कहा बाहर जाना पढ़ने के लिए डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करना मैंने शुरू किए। अब यहाँ पे एक सीन था मेरे साथ, बहुत बड़ा सीन था मेरे साथ। वो ये कि मैं 2022 में ग्रेजुएट हुआ था। ग्रेजुएट होने से पहले ही अपने बैचलर्स के दौरान ही 2021 में मैंने अपना करियर स्टार्ट कर लिया था मार्केटिंग फील्ड में। मुझे मार्केटिंग फील्ड में इंटर्नशिप मिल गई थी, स्पेसिफिकली SEO। मेरा करियर मार्केटिंग में चल रहा था और मैंने अपना बैचलर CS में किया हुआ था, तो मेरे को मास्टर्स मार्केटिंग में करना था। अब मैंने बोला कि भाई अप्लाई करने से पहले, वो मैंने कुछ वीडियोस वगैरह देखी थी, वो लोग बोल रहे थे यूट्यूब के ऊपर कि यार रेलेवेंसी बहुत मैटर करती है। आपने जिस फील्ड में किया है बैचलर्स, आपको उसी में करना पड़ेगा मास्टर्स, वरना मिलता नहीं है। मैंने इन लोगों को ईमेल करी, ऐसा पब्लिक यूनिवर्सिटी में, ऑब्वियसली प्राइवेट का तो भाई सोच भी नहीं सकते। ब्लॉक्ड अकाउंट के ला लेते भाई, ब्लॉक्ड अकाउंट का जुगाड़ वगैरह उस टाइम पे नहीं था। मैंने कहा देखते हैं, अभी स्टार्ट तो करें। फिर मैंने कहा ईमेल करके देखते हैं। ईमेल करी इन लोगों को, ये लोग बोल रहे हैं बेटा आपको नहीं मिलेगा मास्टर्स, आप तुम्हारे तो ECTS पूरे नहीं है, ECTS कुछ कोर्सेज वगैरह। उस टाइम पे पता ही नहीं था भाई क्या होता है ये। समझ में आया कि भाई रेलेवेंसी बहुत मैटर करती है। ये लोग बोलते हैं बेटा तुमने CS किया है बैचलर्स में, तुम मास्टर्स भी CS के अंदर ही करोगे, उसी कुछ फील्ड वगैरह, तुम्हें मार्केटिंग में नहीं मिलेगा मास्टर्स। मैंने बोला ये क्या सीन है यार, तो मेरा बड़ा दिल टूट सा गया था। मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स 2023 में अटेस्ट करवा लिए हुए थे, सिवाय आइल्स। मैंने आइल्स नहीं दिया हुआ था और मैंने यूनिवर्सिटी से रिकमेंडेशन लेटर नहीं निकलवाए हुए थे। बस बाकी सब सारा वो मैट्रिक, इंटर वगैरह, HEC डिग्री वगैरह वो सब जो है ना मैंने करवा लिया हुआ था। अब यहाँ पे दो चीज़ें थी, एक तो ब्लॉक्ड अकाउंट का जुगाड़ नहीं था उस टाइम पे, और दूसरा ये कि जो मास्टर्स मेरे को मार्केटिंग में करना था वो मेरे को नहीं मिल रहा था। मैंने प्लान ड्रॉप कर दिया। मैंने घर वालों से बात करी, मैंने कहा ना ब्लॉक्ड अकाउंट का सीन है अभी, और ना ऐसा है तो छोड़ते हैं ना। मैंने फिर अपने करियर पे फोकस वगैरह किया। करियर की बात वगैरह हम लोग जॉब वाले वीडियो में करेंगे प्रॉपर्ली। एक वीडियो बनाऊंगा कि मुझे पहली जॉब कैसे मिली थी जर्मनी में। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बताना भूल गया मैं, 2023 में जब मैं अप्लाई करने का सोचा था, उस टाइम पे मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी हुई थी। तो मैंने वो DART.de से यूनिवर्सिटीज़ ऐसा वो शॉर्टलिस्ट करी हुई थी। मैंने पूरी ऐसा वो शीट बनाई हुई थी, सारी यूनिवर्सिटी के ऐसा वो नाम थे और किनकी क्या रिक्वायरमेंट थी, वो सब ना मैंने ऐसा वो तैयार किया हुआ था। फास्ट फॉरवर्ड 2024, ये मेरा करियर मार्केटिंग फील्ड में चल रहा है मस्त, और दिसंबर 2024 को मुझे पता लगा कि यूनिवर्सिटी में जो मेरे बाजू में एक मेरा दोस्त बैठता था वो जर्मनी आ गया। और मुझे ऐसा वो हमारा जो ग्रुप था ना, मुझे वहाँ से पता लगा। मैंने बोला भाई ये क्या सीन है। वो नवंबर में जर्मनी चला गया था, नवंबर के एंड में, मेरे को दिसंबर में पता लगा। तो मैंने उसको कॉल करी, मैंने बोला वो भाई तू जर्मनी चला गया? कहता है हाँ यार। मैंने बोला मिल गई भी नहीं गया? कहता बस जल्दी में लगा तो निकल गया। मैंने बोला अबे साले। मैंने बोला कौन से शहर में? कहता है कोटबस में। मैंने बोला कौन सी यूनिवर्सिटी? कहता है BTU। मैंने बोला क्या पढ़ रहा है? कहता है मास्टर्स ही नहीं आई। मैंने बोला मेरे को भी इसी यूनिवर्सिटी में आना है, मेरे को भी ये पढ़ना है, बता क्या सीन था। तो इसने सारा अपना बताया, इसके आइल्स में 6 पॉइंट्स थे, और मैंने बोला डॉक्यूमेंट्स वगैरह मेरे सारे रेडी हैं, मेरे को बस रिकमेंडेशन लेटर और वो आइल्स अपना करना है। तो उस टाइम दिसंबर का एंड चल रहा था, तो अगले जो हैं वो मार्च में खुलने वाले थे एडमिशन्स ना। तो अपना अबे कितना गंद कर दिया मैंने यहाँ पे। मेरे को अभी भी याद है जब मैंने इसको पहली मरतबा ऐसा वीडियो कॉल करी थी ना, मैंने कहा भाई तो जर्मनी चला गया? तो इसने ना, ये अपने रूम में ही था और मैंने इसको बोला था, मैंने कहा यार वो खिड़की है ज़रा बाहर तो दिखा। ऐसा होता है ना, मतलब बाहर देखने का होता है यार।
जिसने लैपटॉप से ना सब खिड़की से बाहर किया था, तो बाहर बर्फ़ पड़ी हुई थी यार। वो देख के ना मुझे ऐसा हुआ था, मैंने कहा मेरे को भी जाना है यार। ऐसा वो हो गया था दिल, मैंने बोला क्या यार, क्या नज़ारा है बाहर का, ऐसा होता है ऑब्वियसली यार। तो मुझे बड़ा मज़ा आया था वो उसने जब खिड़की से बाहर लैपटॉप दिखाया था ना, मैंने बोला यार मुझे भी जाना है यार। तो इसने जब अपनी यूनिवर्सिटी बताया था, मैंने उस टाइम पे अपना BTU ऐसा गूगल पे सर्च किया था, तो लाइब्रेरी की पिक्चर बनी हुई आ गई थी। मैंने बोला ठीक है बस सही है, और नहीं देखते। तो मैंने और नहीं देखा था, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। मैंने उसके बाद से ना कोटबस शहर, ना ही ये यूनिवर्सिटी जहाँ मुझे एडमिशन चाहिए था, मैंने इसकी कोई पिक्चर वगैरह मैंने और नहीं देखी थी, क्योंकि मेरे को देखनी नहीं थी। मेरे को था कि प्रोसेस तो कर रहे हैं अभी, लेकिन अगर क्या पता नहीं हो सका काम, तो फिर ऐसा बहुत दिल ना ऐसा बहुत टूट जाए। क्योंकि होता क्या है कि आप चीज़ों के बारे में देखते हो ना, फिर आप खुद को इमेजिन करते हो वहाँ पे, और फिर जब वो काम नहीं हो पाता तो आपका बहुत दिल टूट जाता है। तो मैंने बोला यार मैं नहीं देखूंगा। तो मैंने पिक्चर वगैरह कभी देखी नहीं थी उसके बाद से। तो मैंने घर पे बात वगैरह करी, उस टाइम पे जनवरी आ गया हुआ था। मैंने कहा अगर मैं मार्च में अप्लाई करता भी हूँ और सितंबर तक जाने का सीन होगा, तो ब्लॉक्ड अकाउंट तो वो जून जुलाई में सबमिट करना होगा ना, तो 6-7 महीने हैं। तो पैसों का जुगाड़ वगैरह का क्या सीन है। तो पेरेंट्स मेरे बड़े सपोर्टिव यार, उन्होंने बोला कि करो देखते हैं। बहुत मुश्किल से ब्लॉक्ड अकाउंट जुगाड़ हुआ था। ब्लॉक्ड अकाउंट की सबसे बड़ी रुकावट थी ना, ब्लॉक्ड अकाउंट के बगैर तो सीन ही नहीं था। तो कुछ मैंने अपनी सेविंग्स मिलाई, कुछ पेरेंट्स ने किया, ऐसे करके अपन लोगों ने ब्लॉक्ड अकाउंट का जुगाड़ कर लिया। फेब के स्टार्ट में ना ऐसा हो गया था कि ब्लॉक्ड अकाउंट का जुगाड़ वगैरह जून जुलाई तक हो जाएगा अपना ना। फेब तक मेरा पक्का हो गया हुआ था कि मेरा जर्मनी का प्रोसेस अब ऑन है। मैंने बोला कि भाई मार्च में एडमिशन ओपन है, आइल्स मेरा अभी तक नहीं हुआ था। मैंने फ़ौरन से आइल्स की वो वेबसाइट खोली, मैंने तैयारी कुछ भी नहीं करी हुई थी आइल्स की। मेरे को था भाई जितना जल्दी अप्लाई करोगे उतना अच्छा है। 1 मार्च को ही मैंने अप्लाई करना था एडमिशन के लिए, और मुझे आइल्स नहीं था मेरे पास अभी। तो मैंने कंप्यूटर बेस्ड आइल्स अप्लाई सब एग्ज़ाम का स्लॉट बुक करने के लिए मैंने साइट खोली, और तैयारी के बगैर ही मैंने बोला भाई, उस टाइम आई थिंक वेडनेसडे चल रहा था, मैंने बोला वीकेंड का स्लॉट बुक करता हूँ ना, या थर्सडे था आई थिंक। लेकिन मुझे वीकेंड का स्लॉट मिला नहीं, मुझे उसके नेक्स्ट वीकेंड का मिल रहा था। तो वो स्लॉट मुझे मिला नहीं, इसलिए वो 1 हफ्ता और आगे हो गया, वरना तो भाई मैं यही 3 दिन के बाद ही आइल्स देने वाला था। खैर लेकिन वो 1 हफ्ता आगे हो गया, तो मेरे को ऐसा वो 9-10 दिन मिल गए, और वो 9-10 दिन के अंदर ही ना, 1.5 हफ्ते के अंदर मैंने आइल्स की तैयारी करी। एक वेबसाइट है आइल्स सा कुछ, आइल्स ऑनलाइन टेस्ट करके, जहाँ पे ना मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं। मैंने वहाँ पे मॉक टेस्ट वगैरह किए थे, और मैंने इंग्लिश स्पीकिंग, देखो इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है अपनी बोलने में, लिखने में तो आती है भाई, बोलने में क्योंकि देखो जितना ज़्यादा बोलोगे ना उतना ज़्यादा अच्छा आएगा। अब इतना नहीं है अपना बोलने का सीन यार। तो वो मैंने स्पीकिंग की अपना करी थी प्रैक्टिस। आइल्स का मैंने टेस्ट वेस्ट दिया, मेरा 6.5 बैंड्स आ गए। मैंने बोला भाई ये तो मस्त है। और हर मॉड्यूल में 6 यहाँ पर 6 से ऊपर थे। लिसनिंग में 7.5 थे, स्पीकिंग में 6.5 थे, बाकी में आई थिंक 6.0 6.0 थे, 6 से नीचे कुछ भी नहीं था। अब फेब में जब पक्का हो गया था ना कि अब जाने का सीन है, तो रिकमेंडेशन लेटर जो है मैंने जाके निकलवा लिए थे। मैंने 3 निकलवाए थे रिकमेंडेशन लेटर, 3 प्रोफेसर से। दोस्त ने मेरी बहुत हेल्प करी थी, मैं इससे वीडियो कॉल पे ना ऐसा पूछता था। और इसके अलावा फेसबुक के ऊपर ना ग्रुप्स होते हैं ऐसा स्टडी इन जर्मनी करके ना, मैंने वहाँ पे ऐसा मैं पोस्ट डालता था, तो लोग ऐसा कमेंट्स करते थे, या फिर लोगों के मैं पुराने पोस्ट अपना देखा करता था। कोई कंसल्टेंट के पास नहीं गया यार, कंसल्टेंट्स यार फालतू फारिग होते हैं, बस पैसा लूटते हैं आपका, तो खुद से करो यार। तो फेसबुक ग्रुप्स ने काफ़ी हेल्प करी। ऊपर से मैं यूट्यूब के ऊपर ना ऐसा वीडियोस वगैरह देखता था। अब 1 मार्च आया, और 1 मार्च को ही मैंने अप्लाई करना था। अभी रात को 12 पाकिस्तान के रात के 12 बजे हैं, वो 1 मार्च हुआ है। मैंने फ़ौरन से BTU में मास्टर्स इन AI के लिए अप्लाई कर दिया था। अब यार रिजल्ट का वेट था। मैंने सिर्फ 1 जून में अप्लाई किया था उस टाइम तक। मार्च निकल गया, अप्रैल निकल गया, अप्रैल का एंड चल रहा था, और उस टाइम तक BTU से कोई भी रिस्पॉन्स ऐसा नहीं आया हुआ था। मैंने बोला अगर BTU में नहीं हुआ मैं जो एक यूनिवर्सिटी लेके चल रहा हूँ, अगर इसमें नहीं हुआ तो भाई ये तो सीन हो जाएगा यार। तो एक लोएफाना यूनिवर्सिटी थी, वो मैंने ग्रुप में ना देखा हुआ था कुछ लास्ट ईयर ना, काफ़ी ऐसा वो 2-3 पोस्ट मुझे देखे थे कि वही अपना स्टडी इन जर्मनी वाले ग्रुप्स के लोएफाना से ना एडमिशन लोगों को मिले हुए थे। मैंने बोला भाई यहाँ भी एक मरतबा अप्लाई कर देते हैं, तो मैंने वहाँ अप्लाई कर दिया। तो ऐसे मैंने सिर्फ 2 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था। तो लोएफाना में अप्लाई करने का रीज़न सिर्फ ये था कि मैंने पोस्ट देखा हुआ था, किसी को एडमिशन मिला हुआ था वहाँ, मैंने बोला यहाँ पे कर लेते हैं अप्लाई। अब 8 मई 2025 मुझे दोपहर का टाइम था, मुझे ईमेल आती है BTU से कि आपका स्टेटस जो है ना चेंज हो गया, आप पोर्टल पे जाके चेक कर लो। दोपहर का टाइम था, और वो मैं सब बेड पे लेटा हुआ था। मैं फ़ौरन से उठा, मैंने कंप्यूटर खोला, तो मैंने पोर्टल लॉगिन किया। मैंने बोला यार वेट नहीं करते, रूम में अकेला था मैंने फ़ौरन से लॉगिन किया, और वहाँ पे स्टेटस लिखा हुआ आया एडमिशन ऑफर्ड।
भाई मैं बता नहीं सकता वो क्या मोमेंट था यार, मुझे भी गूज़बम्स आ रहे हैं। आई वाज लाइक भाई एडमिशन मिल गया, एडमिशन हो गया यार। मतलब यार एडमिशन ही सबसे पहला ऐसा वो स्टेप होता है ना यार, मतलब एडमिशन हो गया फिर तो मतलब आगे इजी सीन है। मैं ना फ़ौरन से भागा दूसरे रूम में, मैंने कहा एडमिशन हो गया, एडमिशन हो गया। सब लोग इतना खुश हुए, बहुत खुश हुए सब लोग यार। वो एक मतलब मोमेंट ऑफ ऐसा वो पीक हैप्पीनेस वाला सीन चल रहा था घर में ना ऐसा। अब एडमिशन तो हो गया, लेकिन वीज़ा अपॉइंटमेंट के लगे में लाल है, अपॉइंटमेंट किसी को मिल के नहीं दे रही। अच्छा एक और सीन एकोमोडेशन का भी था। एकोमोडेशन की मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, वो तीसरी वीडियो हो जाएगी। पहली ये है, दूसरी जॉब की हो जाएगी, तीसरी एकोमोडेशन की, तो इसमें भी वो नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। तो मैंने ना फिर फेसबुक ग्रुप के ऊपर मैंने पोस्ट डाली, मैंने कहा क्या सीन चल रहा है अपॉइंटमेंट का। तो एक ने कमेंट किया कि एक लिंक आई हुई है, कुछ सिस्टम चेंज हो गया कराची का, तो एक वेटिंग लिस्ट आ गई हुई है, आपको वहाँ पे एक फॉर्म फिल करना है। मेरे को ये था कि यार एडमिशन लेटर होगा तो उसके बाद जब अप्लाई कर सकते हो। वो तो जब उसने लिंक भेजी ना, मेरे को पता लगा भाई एडमिशन लेटर की तो नीड ही नहीं है, वो फॉर्म के ऊपर तो बस पासपोर्ट नंबर मांग रहे हैं, आपका नाम वगैरह मांग रहे हैं, तो बस अप्लाई कर दो, ऐसा वेटिंग लिस्ट में ऐड हो जाएगा। मैंने बोला भाई ये क्या सीन है, तो मुझे पता तो भला मैं पहले अप्लाई कर देता। तो मैंने 11 मई को, मेरा 8 मई को एडमिशन आया था, मैंने 11 मई को अप्लाई किया था वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए। अब मई निकल गया और जून आया, और जून आई थिंक जून का ही टाइम था, मुझे प्रॉपर ना ऐसा याद नहीं रहता, बट आई थिंक जून ही था कि मुझे लोईफाना से रिस्पॉन्स आया था कि आपको हमने रिजेक्ट कर दिया। मैंने बोला कोई नहीं, जहाँ मैं चाह रहा था मेरा तो वहाँ पर हो गया, वीडियो में हो गया, बस काफ़ी है, ठीक है। मैंने बोला जर्मन A1 तो करें भाई, क्योंकि मेरा काम था, मैं आप लोगों को पता है मैं बहुत काम करता था, तो दो रिमोट जॉब, फिर क्लाइंट्स वगैरह ऐसा वाला सीन था। तो मैंने बोला भाई रिमोटली ही, तो मैंने ऑनलाइन जो है ना एक A1 के कोर्स में इनरोल कर लिया था खुद को। मैंने कहा जर्मन वगैरह करते हैं ना। अब जुलाई भी निकल गया, मिड अगस्त का मिड आ गया हुआ था, और वीज़ा अपॉइंटमेंट का सीन ही नहीं था। मैंने बोला भाई अपॉइंटमेंट तो नहीं आगे दे रही यार, क्या है यार ये अपॉइंटमेंट। बहुत ऐसा दिल उदास था उस टाइम पे। 18 अगस्त को मुझे ईमेल आती है कि आपका वीज़ा इंटरव्यू 4 सितंबर को शेड्यूल्ड है, आप आ जाओ। वो जो है ना, जो एक पीक हैप्पीनेस ऐसा वो एडमिशन के टाइम पे हुई थी ना, उससे डबल हुई थी कि भाई वीज़ा इंटरव्यू फाइनली 4 सितंबर को होने वाला है। भाई मैं फ़ौरन से भाई भागा, मैं दूसरे रूम में, मैंने घर वालों को बताया, मैंने कहा भाई अपॉइंटमेंट का सीन हो गया, नंबर आ गया अपना 4 सितंबर को है। सब लोग कितना खुश हुए। अब 4 सितंबर को मेरी अपॉइंटमेंट थी। मैं ऐसा वाइट शर्ट, ऐसा वो ब्लू जीन्स पहन के ना भाई मैं वीज़ा इंटरव्यू के लिए गया था। सुबह का स्लॉट था मेरा, 9 साढ़े 9 बजे का मेरे ख्याल से। और वहाँ पे ना ऐसा वो 4 वीज़ा ऑफिसर्स का ऐसा वो बना हुआ था, वीज़ा ऑफिसर 1 2 3 4, और 2 और 3 जो है ना उनका शटर डाउन था, सिर्फ 1 और 4 वाले अपना इंटरव्यू लेते थे। अब 1 और 4 में से सीन ये था कि जो 1 वाला था ना यार, वो जो है ना बड़ा ख़तरनाक था यार। वो ना बच्चों से ना ऐसा वो इंटरव्यू लेने के साथ साथ ना वो एक पेपर भी दे रहा था, वो सवाल भी ना बड़े फाड़ू कर रहा था, और वो साथ में ना एक पेपर अपना दे रहा था कि इसके ऊपर मोटिवेशन लेटर लिखो वहीं पर ही बैठे बैठे। मैंने बोला भाई ये क्या सीन है। और 4 वाला ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था, तो मैं दुआ कर रहा था, मैंने कहा मेरा 4 वाले के पास आ जाए यार, ये 1 वाले के पास ना जाए यार। तो इतने में क्या हुआ कि एक लड़की का नंबर आया वीज़ा ऑफिसर 1 के पास ही, और उसने वो अपना पेपर दिया। पेन नहीं दे रहा था, बस पेपर दे रहा था कि इसके ऊपर लिखो। तो वो जो लड़की गई थी ना, उसको ऐसा वो पेपर मिला, तो उसके पास पेन नहीं था, तो वो मेरी ही वाली ही रो में आई थी, तो उसने मुझसे पेन मांगा, तो वो मांग रही थी, तो मैंने उसको अपना पेन दे दिया। अब 2 नंबर के बाद ही मेरा नंबर था उसके। अब मेरा नंबर आने वाला था अगला, और वो बीबी लिख रही थी। मैंने बोला अगर मेरा 1 के पास आ गया तो मैं फिर इससे पेन मांगूँ यार, क्या सीन होगा, मतलब ना सब वो सोच में आता है भाई उस टाइम पे। मेरा आ गया वीज़ा ऑफिसर 4 के पास। मैंने बोला भाई साहब ये तो बहुत ही अच्छा हो रहा है। बेस्ट टिप जो मैं आप लोगों को दूंगा ना यहाँ पे, वो ये है कि अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो सीक्वेंस में रखो। अगर आपके डॉक्यूमेंट सीक्वेंस में रहेंगे ना, आप लोगों को ना फेसबुक ग्रुप से मिल जाएगा सीक्वेंस कि किस सीक्वेंस में आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स रखने हैं। अगर आप वैसे रखोगे वीज़ा ऑफिसर खुश होकर ना मतलब आपको बोलेगा भाई तुम्हारा वीज़ा लग गया, मतलब ऐसा भी सीन नहीं है, लेकिन आप समझ जाओ। तो उसने ना डॉक्यूमेंट्स मेरे देखे, उसने मेरे से 3 सवाल किए थे बस। तो पहला सवाल था कि वाई जर्मनी, तो मैंने बताया कि अफोर्डेबल है भाई, सबसे पहली बात ये अफोर्डेबल है, पैसा नहीं है इतना अपने, ये ऐसा तो नहीं बोला, लेकिन दूसरा सवाल था कि कोई भी आपका ऐसा रिलेटिव यूरोप में है, तो मैंने बोला नहीं यार कौन नहीं है, गरीब है हम लोग, ऐसा नहीं बोला। लेकिन तीसरा था सवाल कि ब्लॉक्ड अकाउंट कैसे किया, सेल्फ किया कि फादर। तो क्योंकि वो मैंने अपने
हालांकि सारे पैसे मैं अपना मेरे नहीं थे, लेकिन मैंने अपने ही अकाउंट से भेजे हुए थे। तो मैंने कहा मैं सेल्फ है, तो बोलता है सही है ठीक है ना, बस ये उसने सवाल किए, कहता है जाओ। मैं बस मैं भाई तो मस्त हो गया भाई, इतना खुश हुआ मैं उस टाइम पे। मैंने फोल्डर, अच्छा पता है क्या, मैंने ना कोई डॉक्यूमेंट्स की ना बस एक कॉपी, एक सेट ऑफ कॉपी करना होता है, मैंने चार सेट निकाले हुए थे फोटो कॉपी करके। भाई मैंने इतना खर्चा किया था, मैंने कहा भाई क्या पता कुछ ना कुछ हो जाए, मैं चार फोटो कॉपी सेट लेके गया हुआ था। खैर लेकिन चीज़ लेके काम आया था। अब ये जो विंडो होती है ना, आपके वीज़ा इंटरव्यू से लेकर वीज़ा का रिज़ल्ट आने तक, ये जो विंडो होती है ना, ये टाइम पीरियड, ये आपकी लाइफ का सबसे डिप्रेसिंग, सबसे ख़तरनाक, सबसे, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, ये टाइम इतना अजीब निकलता है ना, आपको रातों को नींदें नहीं आएंगी। आप बैठे बैठे ऐसा काम करते करते या खेलते खेलते आप ऐसा बस सोच में घूमोगे भाई वीज़ा का क्या होने, ऐसा मैं जब आप लोगों मतलब अगर गुजर रहे हो तो आप लोग ऐसा वो रिलेट कर पाओगे। भाई काम करते करते यार ऐसा वो ओवर थिंकिंग हो रही है, यार वीज़ा, हमें वीज़ा, गेमिंग करते करते भाई यार वीज़ा रिजल्ट नहीं आया, मतलब ऐसा सीन कि भाई अगर नहीं आया, अगर रिजेक्शन हो गई यार तो क्या होगा यार। अभी तक मैंने BTU यूनिवर्सिटी या अब ये कोटबस शहर मैंने नेट पे नहीं देखा हुआ था, मैंने कोई इमेज, मैंने कोई वीडियो नहीं देखी हुई थी, सिवाय वो बस वो लाइब्रेरी की। मेरे को था कि वही कि अपना वही यूनिवर्सिटी है, वो तो यहाँ आके देखा जब कि भाई ये तो वो नहीं है। सितंबर का एंड चल रहा था, तो उन्होंने मुझे कोई एक डेट दी थी, आई थिंक 24-25 सितंबर डेट दी थी, मुझे डेट याद नहीं है, बट कुछ ऐसी ही डेट उन लोगों ने मुझे दी थी कि इस पिकअप डेट को आप आके पिकअप कर लेना। तो मेरे को क्या हुआ, मैं एक हफ़्ता पहले ना मैंने एम्बेसी में कॉल करी थी, मैंने कहा ये नंबर है तो रिज़ल्ट आ गया वीज़ा का ऐसा कुछ। तो उन्होंने बोला कि चेक करते हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी तक नहीं आया हुआ। तो फ़ोन रख दिया, बट नहीं वो बस एक यार कि नहीं और पता करना है। तो मैं नेक्स्ट ट्रिप में एम्बेसी चला गया। नेक्स्ट ट्रिप में ख्याल से वॉक इन का सीन था, कोई ने कहा मैं जाके खुद से पूछ के आता हूँ। मैंने कहा ये मिल गया हुआ है, तो कहता है अभी तक नहीं आया हुआ। मैंने बोला अबे यार। अब अगले हफ्ते मेरी पिकअप डेट थी, मैंने बोला जो पिकअप डेट है तभी जाते हैं। पिकअप डेट आई थिंक 26 सितंबर का दिन था शायद, या 25 सितंबर था, मेरे को याद नहीं है, बट आई थिंक ऐसे ही कुछ सीन था, 24-25 ऐसा कुछ सितंबर की डेट थी। भाई मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग इस चीज़ से गुजरोगे ना, ऐसा वो जो दिल की धड़कने जो है ना, मतलब ऐसा होता है कि दिल बाहर ही आ रहा है उस टाइम पे। मैं ऐसा वो टोकन लेके ना ऐसा सीट पे बैठ गया था, काउंटर के ऊपर ना वो ऐसा वो नंबर लिखा हुआ है। मैं काउंटर पे गया और मैंने ना उनको ऐसा वो फॉर्म दिया जिसके ऊपर नंबर लिखा हुआ था। वो आई थिंक कोई 5 से 6 सेकंड का टाइम था कि जब वो पासपोर्ट लेके बंदा आ रहा था, वीज़ा ऑफिसर ही था। तो वो 5-6 सेकंड का जो टाइम, यार उस टाइम पे ऐसा था कि दिल फट जाएगा अभी मेरा यार। मैं दुआएं मांग रहा था, इतनी दुआएं मांगी है ना, आप लोग क्या बताऊँ यार। इतने में वो ऐसा वो लेकर आया, पासपोर्ट लेकर आया और साथ में एक पेपर भी था। तो उसने ऐसा दिया, मैंने ऐसा पकड़ा, मैं घूमा और मैंने घुमा के ऐसा मैंने खोला और पन्ना पलटा तो वीज़ा लगा हुआ था। भाई मेरी आंखें नम हो गई थी उस टाइम पे। मुस्कुराते मुस्कुराते ना ऐसा वो आंखें ना ऐसा वो भर गई थी थोड़ी सी। मैंने बोला भाई वीज़ा लग गया भाई ये तो। रास्ते से मैंने मिठाई ली, फिर मैं घर पे गया तो मैंने कहा वीज़ा लग गया। भाई इतना खुश हुआ, मेरी अम्मा रोना शुरू हो गई। और अम्मा रो क्यों रहे, अम्मा बोलती खुशी की हाथ से। मैंने बोला यार भाई वो ऐसा वो होलसम मोमेंट था भाई उस टाइम पे घर पे। अब जब ऐसा घर में ऐसा वो खुशी वगैरह का सीन वगैरह हो गया, सब लोग ऐसा बैठ बिठा गए ना, तब मैं रूम में गया, तब मेरे को कहा अबे एक सेकेंड, वहाँ तो उड़ के जाना पड़ेगा। और मेरे को लगता है डर फ्लाइट से। मैं फिर बैठा ChatGPT पे, मैंने ChatGPT मारा, मैंने बोला यार कोई ऐसी एयरलाइन बता इसका क्रैश रेट 0% हो। तो इसने बताया मुझे कतर एयरवेज। अब कतर एयरवेज था बड़ा महंगा, उसकी फ़्लाइट ना बहुत महंगी हो रही थी। और जो मेरा दोस्त जहाँ पे था वो टर्किश एयरलाइन से गया हुआ था, और ज़्यादातर बच्चे ना टर्किश से ही आते थे, जितना मैंने ऐसा वो सुना हुआ था, जहाँ मैंने देखा हुआ था अपना फेसबुक के ऊपर। टर्किश जो है ना मुझे कतर से कुछ सस्ती पड़ रही थी, और टर्किश के ऊपर बैगेज भी ज़्यादा मिल रहा था। अब मैं क्या करूँ भाई, क्योंकि वो 2 किलो एक्स्ट्रा वेट भी ना बहुत मैटर करता है यार। आप लोग आओगे ना, आप लोग पता लगेगा। फिर मैंने वापसी खोला ChatGPT, मैंने बोला यार मुझे टर्किश एयरलाइन का बता कि इसका लास्ट टाइम क्रैश कब हुआ था। तो बोलता है 2009 में हुआ था। मैंने बोला यार 15-16 साल हो गए हैं, टर्किश पे ही चलते हैं फिर यार। अच्छा मुझे, हालांकि मेरे को डर बड़ा लगता है, लेकिन 2 फ्लाइट थी ना, तो मैंने ना फिर ऐसा वो सर्च किया, मैंने कहा यार क्रैश वगैरह किस पे होते हैं। तो वो रिजल्ट आया कि बोइंग के ऊपर हो रहे होते हैं, एयरबस का रिकॉर्ड ज़रा अच्छा है। तो मैंने बोला भाई मैं टर्किश पे ना ऐसा वो मैंने डेट टाइम वगैरह चूज़ किया। मैंने 10 दिन के बाद की फ़्लाइट करनी थी,
मेरा जो 25 को आया था आई थिंक वीज़ा, तो मैंने 7 अक्टूबर की फ़्लाइट बुक करी थी और मैंने देखा था कि भाई एयरबस कौन सी वाली में आ रही है। तो एक दो ऐसा वो थे ना, क्या बोलते हैं उसको, एक ट्रांसफ़र था ना, 2 फ़्लाइट्स थी। तो पहली वाली फ़्लाइट जो नहीं 5 घंटे की, उसमें जो है ना आपका एयरबस था और दूसरी वाली में बोइंग था। मैंने कहा चलो कोई नहीं, लंबे सफ़र के ऊपर एयरबस है ना भाई। अब 2 फ्लाइट्स थी, हालांकि मेरे को डर लगता है फ़्लाइट से, लेकिन मैंने दोनों की एक्स्ट्रा पैसा दे के मैंने विंडो सीट बुक करी थी। पहली बार था भाई, मैंने बोला भाई मैं विंडो सीट की मतलब खिड़की में देखेंगे बाहर कैसा लगता है भाई, इतना लंबा सफ़र है भाई, बाहर देखूंगा मैं। अब सुबह 5:30 बजे की फ़्लाइट थी और एयरपोर्ट जो है ना हम लोग ऐसा 2:30-3 बजे कुछ पहुंच गए हुए थे एयरपोर्ट। इससे पहले मैंने जहाज़ में सिर्फ एक ही बार ट्रैवल किया हुआ था, जब मैं 7 साल का था, लाहौर से कराची। और वो आप लोगों को याद होगा तो मैंने बताया था कहानी कि भाई मेरी अम्मा ने मुझे बोला था कि ये जहाज़ जो है ना चलने वाला जहाज़ है, ये उड़ेगा नहीं। तो मैं चौड़े में बैठ गया था। वो तो लैंड होने के बाद बताया अम्मा ने कि हम तो उड़ के आए हैं। तो मैंने कभी जहाज़ से ट्रैवल नहीं किया हुआ था, बचपन में किया हुआ था, अभी प्रॉपर याद नहीं था। अब टेक ऑफ का सीन आया, जहाज़ रनवे के ऊपर है भाई, और मैं ऐसा खिड़की से बाहर देख रहा हूँ, हल्की हल्की ऐसा वो रोशनी होना शुरू हो गई है, ऐसा सूरज निकलने का सीन। तो वो जब जहाज एकदम से जब वो उड़ना शुरू होता है ना रनवे के ऊपर, तो वो फुल स्पीड के ऊपर से बूस्ट नहीं मारते, नोज मारते हैं गाड़ी के ऊपर, वो वैसा वाला से एकदम से ना, मतलब उसने मारा। मैंने कहा तो फुल इंजन एकदम तेज आवाज़ आ रही है प्रॉपर, और जहाज जो है ना फुल स्पीड के ऊपर से आगे बढ़ता जा रहा है। तो मैंने कहा ओके सही है, ठीक है, ओके, उड़ रहा है। मेरे बाजू में ना एक लड़का बैठा हुआ था। अब जिन उनको जहाज़ से डर लगता है, आप लोगों में से मुझे नहीं पता कितने हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा डर जो है ना वो टेक ऑफ के टाइम पे लगता है। और इससे 1 साल पहले एयर इंडिया का कितना बड़ा क्रैश हुआ था, वो कितना ऑफ सीन था ऐसा, वो जहाज़ उड़ के ही नीचे चला गया था, वो भी था माइंड में भाई। तो वो बहुत ऑफ सीन था यार। अब जहाज़ जो है ना रनवे के ऊपर जा रहा है और जहाज़ ने टेक ऑफ किया। अब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जहाज़ जो है ना टेक ऑफ करके ऐसा शार्प टर्न लेता है पहला, ये मेरे को पता नहीं था भाई। जहाज ऊपर गया, जहाज ने पहला शार्प टर्न जो लिया ना भाई, मैंने बोला भाई ये तो नीचे जा रहा है। मैंने बाजू में देखा, मेरा बाजू वाला एकदम चिल बैठा हुआ। बाकी जहाज में देखा, मैंने कहा सब लोग चिल, सब लोग फोन इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने भाई ये क्या सीन है यार। इतने मैंने वापसी खिड़की पे देखा तो जहाज सीधा हो रहा था। मैंने कहा ओ ये तो टर्न मार रहा है, अपने को पता ही नहीं था भाई वो बड़ा मतलब खतरनाक चीज। मतलब जर्मनी भी नहीं पहुंचा तो जहाज नीचे जा रहा है। खैर फिर ये वाला सीन खत्म हुआ, फिर आगे जाके टर्बुलेंस हो गया। अबे भाई मैं पूरा सफर में सो ही नहीं पाया, मेरी पहली फ्लाइट थी यार, मैं सो ही नहीं पाया था। 5 घंटे का सफर, इतना थका हुआ, रात का भी नहीं सोया हुआ था मैं। फिर ऐसा इस्तांबुल के ऊपर लैंड हुए हम लोग, और इतना बड़ा एयरपोर्ट भाई, इतना बड़ा एयरपोर्ट। मैं जा रहा उल्टे हाथ के ऊपर, वहाँ मैं कोने में पहुँचा तो मेरे को पता लगा भाई जहाँ मतलब जो गेट, क्या बोलते हैं, गेट नंबर बोलते हैं ना, जो गेट नंबर है वो सीधे हाथ की तरफ है, वहाँ जाना है। फिर वहाँ से पूरा वापसी गया। मेरा कोई 1.25 घंटे का आई थिंक लेओवर था, या 1.5 घंटे का लेओवर था, वो पूरा चलते चलते खत्म हो गया। इतना बड़ा एयरपोर्ट है यार वो। फिर दूसरे में बैठे, और दूसरी फ्लाइट में मैं काफ़ी चिल था क्योंकि अभी मैं उड़ गया रहा था। तो सेकंड में मतलब ऐसा मैं चिल था, और मेरे को था भाई अभी ये उड़ेगा तो ये शार्प टर्न मारेगा। उसने मारा ना, मैंने बोला अबे टर्न मार रहा है यार। बर्लिन में लैंड हुआ था मैं, और लैंड होने के बाद जो है ना इमिग्रेशन पे क्या सीन था, बस एनरोलमेंट लेटर मेरे हाथ में रखा हुआ था और पासपोर्ट था। उन्होंने मुझसे पूछा, उन्होंने को स्कैन वगैरह किया था, कहते हैं जॉब। मेरा जो दोस्त था ना यहाँ पे, ये जो है ना दूसरे शहर गया हुआ था जॉब ढूंढने के लिए, तो इसने अपने एक दोस्त को भेजा था मेरे को पिक करने के लिए। तो वो मेरे को लेने के लिए आया था कोर्ट बस से बर्लिन, 1.5 घंटे का सफ़र। भाई जो एयरपोर्ट से बाहर निकल के ऐसा देखे थी ना, साफ़ रोडें, ऐसा लोग वगैरह देखे, जो यहाँ पे ऐसा व्यू शू देखा, भाई दिमाग फट गया था उस टाइम। मैंने बोला भाई जर्मनी आ गए यार, ये क्या सीन है भाई। इवन वो लैंड होते हुए ना ऊपर से दिख रहा था वो हरियाली वगैरह नीचे। मैंने बोला भाई जर्मनी ऐसा दिखता है ऊपर से। कोर्ट बस आते आते जो है ना मेरे को रात के 8:30 कुछ हो गए थे, और मैं बहुत थक गया हुआ था। मैं रात को सोया नहीं, तो ऊपर से इतना लंबा सफ़र करके आना। तो मैं अपने दोस्त के घर पे मैंने स्टे किया था। मेरा दोस्त अपना दूसरे शहर गया हुआ था, तो फिर सो के निकल के अगले दिन नेक्स्ट डे जो है ना, मैंने वो ऐसा वो ब्लॉग डाला हुआ है ना कि फर्स्ट डे इन जर्मनी, वो मैंने नेक्स्ट डे ऐसा मैंने फर्स्ट डे का मैंने ब्लॉग, मैंने बोला आते ही यूट्यूब शुरू करेंगे भाई। तो मैंने ऐसा किया था। और अपना तब मैंने कोर्ट बस देखा था, मैंने यूनिवर्सिटी देखी थी कि अच्छा वो तो लाइब्रेरी है, यूनिवर्सिटी तो ये है, अलग से सीन है। तब मैंने पहली मर्तबा देखी थी यूनिवर्सिटी। मैंने पिक्चर वगैरह नहीं देखी, मैंने बोला दिल टूट जाएगा फिर अगर ना लगा तो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो मैंने लोएफाना से मेरे को रिजेक्शन मिला था ना, वो देखो एडमिशन टाइप्स होते हैं, ठीक है।
एंड से फ्राई और ओट्स एंड से। BTU जो है एंड से फ्राई कैटेगरी के अंदर आती है और लोएफाना जो है ओट्स एंड से के अंदर आती है। ओट्स एंड से में क्या होता है कि यार सपोज करो सिर्फ 50 बच्चे इन लोगों को पिक करने हैं और 500 ने अप्लाई किया हुआ तो टॉप 50 को चूज़ किया जाएगा। एंड से फ्राई में क्या होता है कि भाई अगर आपकी रेलेवेंसी है ना भाई, अगर आपके पास स्किल सेट है, मैंने कोर्स किया हुआ था, मैंने कोर्सेरा से गूगल एडवांस डेटा एनालिटिक्स का मैंने कोर्स भी किया हुआ था, तो ऐसा मतलब पूरी प्रॉपर ऐसा वो रेलेवेंसी वगैरह बन रही थी। तो उसमें क्या है, अगर आपकी रेलेवेंसी बन रही है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। उसमें ऐसा टॉप 500 या टॉप 100 का सीन विन नहीं होता। और लोएफाना ओट्स एंड से में थी, मेरे को उस टाइम पे पता ही नहीं था, मैंने ऐसे ही अप्लाई कर दिया हुआ था, वहाँ से मेरे को रिजेक्शन आ गई। मैंने कहा खैर है कोई नहीं। तो ये सीन था यार अपना जर्मनी आने का। उसके बाद तो बाकी फिर आप लोगों को पता ही है। तो अभी अपन लोग जो है ना 2 वीडियोज़ और बनाएंगे। एक ये कि मुझे जर्मनी में अपनी पहली जॉब कैसे मिली थी, सारा प्रोसेस वगैरह, और सेकंड क्या कि मुझे एकोमोडेशन का जो सीन है यहाँ पे, मुझे कमरा कैसे मिला था अपना, उसकी भी अपन लोग प्रॉपर ऐसा वो लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाएंगे। मैं दोस्त का नाम इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मैं उसके रूम में स्टे किया था, वो मैं पूरी कहानी जब बताऊँगा ना कि एकोमोडेशन में सीन हुआ था बहुत बड़ा, तो फिर उसके लिए कोई मसला ना बने, ठीक है। तो चलो बस यही था, बाकी ख्याल रखो, फिर मिलते हैं।